everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और अपने पिछले क्लास की तरह आज के इस क्लास में भी हम जो हमारा सिलेबस है और उसका लास्ट पेपर है पेपर 4 या CC 204 जिसका कोड है और CBCS कैरिकुलम के अंतर्गत मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो ये पेपर है पेपर 4 और अगर सीक्वेंस में अगर हम देखें तो पेपर 8 होगा ये और इसका कोड है CC पॉलिटिकल साइंस 204। पीजी के सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है और इस पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में हम भारतीय शासन एवं राजनीति कहेंगे। और बाकी के पेपरों की तरह जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लासेस में बताया था 3 पेपर की चर्चा हमने पिछले क्लासेस में कर चुके हैं हम लोग और ये हमारा यूजी सेमेस्टर 2 का लास्ट पेपर होगा पेपर 4 और इसमें भी हमें 7, 8, 9 यूनिट हैं उनको पढ़ना है, स्टडी करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पेपर है और इस पेपर को आपने यूजी में भी पढ़ा है, इंटर में भी कुछ टॉपिक्स को इसका अगर आप इंटर किए होंगे तो पढ़े होंगे और फिर से आपको इस पेपर में सेमेस्टर 2 के इस पेपर को इंक्लूड किया गया है ताकि इन सब टॉपिक्स पर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, अच्छी तरह से समझ सकें। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भारतीय शासन और राजनीति या भारतीय शासन एवं राजनीति का जो ये पेपर है इसके फर्स्ट यूनिट में इसका जो फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉपिक है आइडियाज ऑफ वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू। ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसको हिंदी में हम कहेंगे भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार। भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार और इसमें हम लोग जो यहाँ के इंडियन लीडर्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स, उनका योगदान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में रहा है और उनके आइडियाज़ के आधार पर ही को समाहित किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और उसमें जो सबसे पहला जो नाम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या दर्शन थे, क्या आइडियाज़ थे, उनको हम लोग देखेंगे। संविधान के संबंध में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या विचारधारा थी वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग महात्मा गांधी के विचारधारा को देखेंगे कि क्या उनके आइडियाज़ को इसमें समाहित किया गया है, उनके दर्शन क्या थे, उनके आइडियाज़ क्या थे। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर तथा जवाहरलाल नेहरू, हम सभी जानते हैं कि इनमें से सभी लोगों का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में। और आंदोलन के बाद जब आज़ादी मिली और उसके बाद हमारे समक्ष जो सबसे पहली जो चुनौती थी वो हमें अपने संविधान का निर्माण करना था और उसमें इन जो ये महान जो लीडर्स हैं, इनके जो दर्शन हैं, चाहे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का हो, महिलाओं के प्रति हो, स्वरोजगार के प्रति हो, दर्शन जो थे ग्रामोद्योग के प्रति हों, कुटीर उद्योगों के प्रति जो उनके अपने सोच विचार थे वो हों,
या भीमराव अंबेडकर के आरक्षण से संबंधित, पिछड़े जातियों के आरक्षण से संबंधित हों, या और भी जो भी यहाँ के प्रॉब्लम्स थे, समानता को लेकर जो थे विचार, उनको इसमें समाहित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की जो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो कंसेप्ट थे उनको, तो इन सभी चीज़ों को जो है इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को देखना है, समझना है कि ये जो चारों लीडर्स हैं जिनको रिकमेंड किया गया है कि पढ़ना है, तो इनके विचारधारा क्या थे, इनके दर्शन क्या थे, भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में दार्शनिक आधार क्या थे, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमारा इस पेपर के अंतर्गत जो यूनिट है, बहुत BBI यूनिट, वो है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहेंगे। और इसके अंतर्गत भी हम लोग, चूंकि ये हमारे अधिकारों से संबंधित है, हमारे कर्तव्यों से संबंधित है, राज्य के लिए निर्देश से संबंधित है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है, नॉट ओनली आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हर एक नागरिक के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं, उसकी कर्तव्य क्या हैं, और वो उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। और इसके अंतर्गत, इस पेपर के अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका डिटेल्स चर्चा हम लोग करेंगे। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन बाद में ये 6 हो गए, तो वो कौन से थे, क्या हैं, उनको हम लोग हर को अलग अलग पढ़ेंगे। साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिनको बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया, वो 11 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझने और जानने का प्रयास इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा यूनिट है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और इस रिलेशन के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस को देखना है। हिंदी में इसको कहेंगे केंद्र राज्य संबंध, और संबंध में प्रशासनिक संबंध, विधायनी संबंध और वित्तीय संबंध। सेंट्रल और स्टेट जो है, केंद्र और राज्य जो है, उसके वो कैसे वर्क करते हैं, उनका एक दूसरे से क्या संबंध है, और इसके अंतर्गत प्रशासनिक संबंध, उनके फाइनेंशियल वित्तीय संबंध और उसके विधायनी संदर्भ, कौन किस पर कानून बना सकता है, नहीं बना सकता, किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है, वित्त कहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस बनाई गई है। तो इस संबंधों की चर्चा जो है हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद जो हमारा यूनिट 4 है, चैप्टर 4 जो है वो है रिपोर्ट ऑफ सरकारिया कमीशन एंड इशू ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। जो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट थी, केंद्र और राज्य के संबंध में शक्ति के विभाजन से संबंधित जो सरकारिया आयोग गठित किया गया था, रिटायर्ड जो जस्टिस थे, और उन्होंने जो अपने रिकमेंडेशंस दिए थे स्टेट ऑटोनॉमी को लेकर या राज्यों की स्वायत्तता के संबंध में, वो क्या रिकमेंडेशंस थे सरकारिया कमीशन के, सरकारिया आयोग के, उसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 5, इसमें हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, पावर एंड फंक्शंस। हिंदी में इस टॉपिक को कहेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, चुनाव,
उनका कैसे चुनाव होता है, किस तरह से इलेक्शन होता है उनके चुनाव के लिए। उसके बाद इम्पीचमेंट्स, उनको कैसे उनके पद से पदच्युत, महाभियोग लगाकर कैसे हम उनको पदच्युत करेंगे, उनको उनके पद से हटाने की प्रोसेस जो है, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्य एवं शक्तियों की चर्चा भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें इन सब चीज़ों को समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनके कार्य और शक्तियां क्या हैं, और उनको उनके पद से कैसे पदच्युत किया जाता है, हटाया जा सकता है या महाभियोग लगाया जाता है। क्योंकि उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान के अंतर्गत क्या प्रोविज़न किया गया है प्रेसिडेंट के संबंध में। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट 6, और यूनिट 6 के अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें हमें देखना है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जो प्रधानमंत्री हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, कैबिनेट जो है उनका मंत्रिमंडल, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, संविधान के अंतर्गत उन्हें कौन सी शक्तियां दी गई हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, और साथ ही साथ जो है जो कैबिनेट जो है, मंत्री परिषद जो होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसको हम लोग जानने का, समझने का प्रयास इस यूनिट 6 के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 7, चैप्टर 7, और चैप्टर 7 के अंतर्गत हम लोग को देखना है रिलेशन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। जो राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन हमें करना है। केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है और उसके अंतर्गत जो लोकसभा और राज्यसभा है, उनके सदस्यों का चुनाव क्या होता है, उनकी शक्तियाँ क्या है, उन दोनों का रिलेशन क्या है, इन सब की चर्चा जो है हम लोग अपने इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 8, और इसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या है, किस तरह से न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वह जो है किसी भी क्षेत्र में जो है उसे लगता है कि वहाँ हस्तक्षेप करना है, उसको लगता है कि वहाँ पे वो इंटरफेयर कर सकता है, उस पर कुछ बोल सकता है, कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, तो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकलकर भी वह काम करता है। तो उस चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता का कंसेप्ट क्या है, भारत में ये कहाँ से आया, और इसके अंतर्गत क्या क्या पावर्स हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनको क्या दिया गया है, और ये क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतर्गत समझने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे। इसके बाद जो लास्ट हमारा अंतिम टॉपिक है इस पेपर के अंतर्गत, पेपर 4 के अंतर्गत जो है हमारा लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 9, चैप्टर 9, और इसके अंतर्गत हमें देखना है इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पॉलिसी, इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, और इसके अंतर्गत कास्ट, लैंग्वेज, रीजन एंड रिलीजन, हिंदी में कहेंगे भारतीय राजनीति में उभरती हुई जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, भारतीय राजनीति में उभरती हुई चुनौतियां देखना है। और इसके अंतर्गत हमें देखना है कास्ट, जाति, लैंग्वेज, भाषा, रीजन मतलब क्षेत्र, और रिलीजन मतलब धर्म। मतलब किस तरह
तरह से ये चीज़ें जो हैं जाति, भाषा, धर्म तथा रीजन भारतीय राजनीति को में एक प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आई हैं और किस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो इनको हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है और इसमें विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं और उनका पर्यावरण अलग है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है। तो इसलिए भारतीय राजनीति में जो है एक तरह से जो है वो चुनौती के रूप में ये हमें देखने को मिलती है। तो ये चुनौतियाँ क्या हैं, ये उभरती हुई प्रवृत्तियाँ क्या हैं, किस तरह से इस जाति, भाषा, धर्म और रीजन के आधार पर भारत की राजनीति जो है वो प्रभावित होती है, इन सब को ही चर्चा जो है हम अपने इस लास्ट यूनिट में, यूनिट 9 के अंतर्गत जो है हम लोग करेंगे और इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा पेपर 8 सीक्वेंस के अनुसार और कोड के अनुसार 204 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और इसके अंतर्गत हम लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में जो विभिन्न विद्वान थे उनकी विचारधाराओं को देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड अंबेडकर। इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, स्टेट एंड सेंटर के रिलेशंस को देखेंगे, सरकारी आयोग की रिपोर्ट को देखेंगे, उनके रिकमेंडेशंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इम्पीचमेंट्स एंड पावर एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड उसके कैबिनेट को पढ़ेंगे, मंत्री परिषद को पढ़ेंगे, और रिलेशंस जो है लोकसभा और राज्यसभा के संबंध क्या है, कैसे होते हैं, उनको पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में जानेंगे, और लास्टली जो है भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाले जो समस्याएं हैं जिसमें जाति, भाषा, धर्म और रीजन, क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारा ये सिलेबस। अब है कि इस सिलेबस और इस टॉपिक के अंतर्गत आप कुछ बुक खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें पहला जो आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके आधार पे, या अपनी समझ, जिस भी बुक को आप पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसके आधार पे कोई भी बुक आप चाहें तो खरीद सकते हैं। और उसमें जो पहला बुक है वो है भारतीय संविधान एक परिचय, डी बासु का, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे, आप इसको ले सकते हैं। भारतीय शासन एवं राजनीति, ये SC सिंघल की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। भारतीय शासन एवं राजनीति BL फड़िया की बुक आती है, फड़िया की तो सभी टॉपिक्स पे बुक आती है, तो वो आप ले सकते हैं। अगली जो बुक है वो भारतीय प्रशासन और राजनीति महेंद्र प्रसाद सिंह की बुक आती है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ले सकते हैं। साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी बुक खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत अच्छे राइटर्स की बुक अवेलेबल है। उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन JC जौहरी की बुक है, वो आप ले सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स AP अवस्थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक, ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक बुक आती है। RC अग्रवाल तथा महेश वटनाकर की बुक आती है। तो ये कुछ जो हैं 3-4 बुक का नाम मैंने बताया जो इंग्लिश में आती है, तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं। और बाकी जो है मैंने शुरू में बताया वो कुछ बुक हैं जिसको जो हिंदी मीडियम्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ले सकते हैं। बाकी मेरे क्लास हैं, आप उससे भी आपको सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। अगर आप कोई बुक नहीं भी खरीदते हैं तब भी आप जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी उसके माध्यम से, और जो कंटेंट लर्निंग PPT वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगी, उससे भी जो है आपका ये पेपर जो है बहुत अच्छी तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको जो है रेगुलरली, टाइम वाइज, रूटीन वाइज बनाकर आपको पढ़ना है। क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है और हम लोग
जो है कॉलेज में नहीं मिल सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही अपनी क्लास कर सकते हैं। और इसलिए जो है इसमें ज़रूरी है कि आप रेगुलरली जो है ईमानदारी से जो है अपने पढ़ाई पर फोकस करें, और जो भी कंटेंट मटेरियल आपको वीडियोस उपलब्ध कराए जाते हैं आप उसको देखें और उससे अपना नोट्स बना लें, क्योंकि जब भी सिचुएशंस अच्छी होंगी तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप उस एग्ज़ाम से पहले खुद को तैयार करें और आपका की तैयारी में कोई कमी ना रहे, इसलिए हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और ताकि मेरी जो भी वीडियोस होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर पीजी सेमेस्टर 2 डालकर खोज सकते हैं, आपको सभी मिल जाएगी। सब्सक्राइब रहेंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार उस वीडियो को देखकर अपना नोट्स जो है अच्छे से बना सकते हैं। रेगुलरली पढ़ना है, पढ़ाई जो है वो छोड़ना नहीं है। रेगुलर आपको प्रतिदिन जो है, जैसे आप कॉलेज आते थे, पढ़ते थे, क्लासेस करते थे, उसी तरह से आपको इसके माध्यम से भी पढ़ने की आदत डालनी होगी, ताकि आपको फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका कोर्स जो है टाइमली आप कंप्लीट कर सकें, ताकि कभी भी कोई एग्ज़ाम हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आई हो। कोई भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ अपनी क्वेरीज़ को डालिए, कमेंट में आप लिखिए, बताइए मुझे क्या समस्या है। जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी, और आपकी जो भी मेरे पास रिसोर्सेस हैं उससे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसके लिए आपको मुझे बताना होगा, तभी मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ, यूनिट के साथ हम दोबारा से फिर मिलेंगे आपसे। आज का जो क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।